हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो आज अपने शुरुआत करने जा रहे हैं मूल अधिकार, और जिसे क्या बोला गया, मौलिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है। तो कल अपन लोगों ने पीछे वाली क्लास में पढ़ा प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना के बारे में सारे जो मुख्य फैक्ट थे वह पढ़ लिए। तो आज इसी कड़ी में अपन लोग शुरुआत करने जा रहे हैं मौलिक अधिकारों की, मूल अधिकार की। ठीक है, याद रखना। तो चलो फिर करते हैं शुरुआत। मौलिक अधिकारों की बात करें भी, मौलिक अधिकार कहते किसे हैं? भी पहला प्रश्न तो ये बनता है भी मौलिक अधिकार कहते किसे हैं? तो याद रखना, व्यक्ति के, किसके? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए संविधान के द्वारा, किसके द्वारा? संविधान के द्वारा जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं, संविधान के द्वारा जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उन्हें क्या बोला गया? मूल अधिकार बोला गया। ठीक है, याद रखना कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए संविधान के द्वारा जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उन्हें ही क्या बोला जाता है? मूल अधिकार बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं आगे। आगे बात करें, मूल अधिकारों की बात आती है तो याद रखना, बात आती है विश्व की। किसकी बात आती है? विश्व की बात आती है। तो विश्व में सर्वप्रथम बात आती है, विश्व में सर्वप्रथम मूल अधिकार, विश्व में सर्वप्रथम मूल अधिकार देने वाला देश था ब्रिटेन। कौन सा देश था? मूल अधिकार देने वाला, मूल अधिकार देने वाला देश कौन सा था? मूल अधिकार देने वाला देश था ब्रिटेन। कौन सा देश था? ब्रिटेन था। याद रखना, कब की बात है? 1215 की। कब की बात है? 1215 की। तो पूछा जाता है कि विश्व में सबसे पहले मूल अधिकार देने वाला देश कौन सा है? ब्रिटेन है। 1215 में ब्रिटेन का शासक था सम्राट जॉन। कौन सा शासक था? सम्राट जॉन। और सम्राट जॉन के द्वारा अपने देश के नागरिकों को मूल अधिकार देने की क्या कही थी? बात कही थी। तो याद रखना, विश्व में सर्वप्रथम मूल अधिकार देने वाला देश कौन सा है? ब्रिटेन। कौन सा देश है? ब्रिटेन। और ब्रिटेन ने सबसे पहले 1215 में अपने देश के नागरिकों के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए मूल अधिकार देने की क्या कही थी? बात कही थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं कि मूल अधिकारों की, यानी मूल अधिकारों से संबंधित बात करें, मूल अधिकारों से संबंधित मांग कौन से देश की जनता ने की थी? तो याद रखना, मूल अधिकारों से संबंधित मांग फ्रांस की जनता ने। कौन सी जनता ने? फ्रांस की जनता ने। फ्रांस की जो क्रांति हुई 1789 में, तो 1789 में फ्रांस की जनता ने खुद अपने लिए मूल अधिकारों की क्या की थी? मांग की थी। तो याद रखना, मूल अधिकारों की मांग करने वाली कौन सी देश की जनता है? तो याद रखना, फ्रांस। फ्रांस की जनता ने अपने लिए, स्वयं के लिए मूल अधिकारों की क्या की थी? मांग की थी। क्या की थी? मूल अधिकारों की मांग की थी। ठीक है, याद रखना। और फिर अपने आगे बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों को, किसकी बात करें? मौलिक अधिकारों को अपने संविधान में, बात करें इन्हीं मूल अधिकारों को, या फिर इनको मौलिक अधिकार कहते हैं, इन्हीं मौलिक अधिकारों को अपने देश के संविधान में, मौलिक अधिकारों को अपने देश के संविधान में, अपने देश के संविधान में, देश के संविधान में शामिल करने वाला देश, संविधान में शामिल करने वाला देश, तो वह देश है अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका। ठीक है, याद रखना। तो मूल अधिकारों को अपने देश के संविधान में शामिल करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। तो याद रखना, अमेरिका की बात आती है तो अमेरिका ने 1791 में, कब की बात है? अमेरिका ने 1791 में अपने देश के जो संविधान था, उस देश के संविधान में मूल अधिकारों को क्या किया था? शामिल किया था। क्या किया था? शामिल किया था। ठीक है, तो याद रखना, मूल अधिकारों से संबंधित 2-3 फैक्ट बनते हैं। एक नंबर फैक्ट क्या बनता है कि विश्व में सर्वप्रथम मूल अधिकार देने वाला देश कौन सा है? ब्रिटेन। 1215 में मूल अधिकारों से संबंधित मांग कौन सी देश की जनता ने उठाई थी? तो फ्रांस की जनता ने सन 1789 में। फिर बात आती है कि मूल अधिकारों को अपने देश के संविधान में
शामिल करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने आगे। आगे करते हैं बात भारतीयों से संबंधित। कब की बात करते हैं? किसकी बात करते हैं? भारतीयों की बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों से संबंधित, मौलिक अधिकारों से संबंधित भारतीय लोगों ने कब कब मांग उठाई थी। ठीक है, तो करते हैं बात अपने आगे। एक नंबर बात करते हैं तो याद रखना वर्ष आता है 1895, 1895 की बात है। और 1895 में बाल गंगाधर तिलक, कौन सा व्यक्ति आता है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों के लिए मूल अधिकार दिए जाने की बात कही। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों के लिए मूल अधिकार, सर्वप्रथम भारतीयों के लिए मूल अधिकार दिए जाने की बात कही। भारतीयों के लिए मूल अधिकारों की क्या की थी? मांग उठाई थी। तो सबसे पहले पूछा जाता है 1895 में किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारतीयों के लिए मूल अधिकार दिए जाने की क्या उठाई थी? मांग उठाई थी। ये बात याद रखना। भी पूछा जाता है कि भारत की तरफ से सबसे पहले मांग किसने उठाई थी? तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक ने। किसने उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, 1895 के बाद बात करते हैं अपने 1928। किसकी बात करते हैं? 1928 की बात करते हैं। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट है? नेहरू रिपोर्ट, अर्थात अपन लोग कह सकते हैं कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा अपनी नेहरू रिपोर्ट में मांग उठाई गई। किसके लिए? मूल अधिकारों के लिए। किसके लिए? मूल अधिकारों के लिए। ये बात भी दोस्तों याद रखना। भी 1928 में किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों की मांग उठाई थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। और फिर 3 नंबर बात करते हैं 1931 की बात है। और 1931 में कराची अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की क्या उठाई गई थी? मांग उठाई गई थी। मूल अधिकारों की क्या उठाई गई थी? मांगे उठाई गई थी कि भारतीय संविधान में भारतीय जनता के लिए क्या जोड़े जाने चाहिए? मूल अधिकार जोड़े जाने चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले 1895, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों के लिए क्या उठाई गई थी? मांग उठाई गई थी। 1928 की बात करते हैं तो नेहरू रिपोर्ट की। और फिर अपने बात करते हैं 1931 कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन होता है, उसी कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार दिए जाने की बात की थी। ठीक है, 1931 में कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन होता है, उसी कराची अधिवेशन में भारतीय लोगों को मूल अधिकार दिए जाने की बात की थी। एक बात याद रखना कि ये जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, इसमें 8 मूल अधिकार, कितने मूल अधिकार है? 8 मूल अधिकार दिए जाने की बात की थी। कितने मूल अधिकार है? 8 मूल अधिकार दिए जाने की बात की थी। ये बात याद रखना। ठीक है, कितने मौलिक अधिकार? 8 मौलिक अधिकार दिए जाने की बात कही थी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने आगे। आगे बात करते हैं मूल अधिकारों से संबंधित बात करते हैं। तो याद रखना मूल अधिकार कौन है? मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग नंबर 3, कौन से भाग में? भाग नंबर 3 में है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में है। और इसी भाग नंबर 3 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किस व्यक्ति ने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की क्या कहा था? आत्मा कहा था। भारतीय संविधान की क्या कहा था? आत्मा कहा था। तो याद रखना भाग 3 को किस व्यक्ति ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला पॉइंट याद रखना, मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। अगला पॉइंट याद रखना कि मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। कहां से लेकर कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या है? मूल अधिकार वर्णित है। ये बात याद रखना। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या है? मूल अधिकार वर्णित है। पूछा जाता है कि मूल अधिकार कौन से देश के संविधान से लिए गए? तो याद रखना मूल अधिकार अमेरिका देश के संविधान से लिए गए। कहां से लिए गए? अमेरिका देश के संविधान से लिए गए। कौन से देश के संविधान से लिए गए? अमेरिका देश के संविधान से लिए गए।
तो अपनी बात करते हैं एक बार पुनः भी मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में कहां पर है, भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। याद रखना मूल अधिकार कौन से देश से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। कौन से देश से लिए गए, अमेरिका से लिए गए, ठीक है, याद रखना। और भाग 3 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था, भारतीय संविधान की क्या कहा था, आत्मा कहा था। और एक बात और याद रखना कि भाग नंबर 3 है जो, ठीक है, भाग नंबर 3 को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। भाग नंबर 3 को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि सन 1215 में, कब, सन 1215 में जो ब्रिटेन का शासक था सम्राट जॉन, कौन था, ब्रिटेन का जो शासक था सम्राट जॉन, सम्राट जॉन ने अपने देश के नागरिकों को एक मैग्ना कार्टा के माध्यम से, किसके माध्यम से, एक मैग्ना कार्टा के माध्यम से अपने देश के नागरिकों को मूल अधिकार दिए जाने की बात कही थी। तो अगर पूछा जा सकता है कि मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो याद रखना मैग्ना कार्टा होता है अधिकारों का घोषणा पत्र। मैग्ना कार्टा क्या होता है, मैग्ना कार्टा होता है अधिकारों का घोषणा पत्र, अधिकारों का घोषणा पत्र, जिसमें बहुत सारे अधिकार क्या हो, शामिल हो, इसीलिए मैग्ना कार्टा को क्या बोला जाता है, अधिकारों का घोषणा पत्र। और उसी की तर्ज पर ब्रिटेन का जो मैग्ना कार्टा था, उसी की तर्ज पर भारतीय संविधान के भाग 3 को भी क्या बोला जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। बात आई समझ में, तो ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने आगे, ठीक है। तो यहां तक अपन लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांग उठाई गई। फिर बात करते हैं 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। फिर अपने बात करते हैं 1931 में कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन होता है। और फिर अपन लोग बात करते हैं कि कौन से देश से लिए गए, कहां से लेकर कहां तक वर्णित है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने आगे। तो आगे अपन लोगों ने पढ़ा कि भाग 3 में है। आगे पढ़ते हैं मूल अधिकारों की प्रकृति। किसकी पढ़ते हैं, मूल अधिकारों की प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं कि मूल अधिकारों की प्रकृति किस प्रकार है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो एक नंबर बात करें कि मूल अधिकारों की प्रकृति, याद रखना मूल अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है, दोनों ही है। मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है, मूल अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक व नकारात्मक है, सकारात्मक व नकारात्मक है। कुछ अधिकार सकारात्मकता प्रदान करते हैं, कुछ अधिकार नकारात्मकता प्रदान करते हैं। 2 नंबर अपने बात करते हैं कि मूल अधिकार क्या है, वाद योग्य है। मूल अधिकार क्या है, वाद योग्य है। मूल अधिकार क्या है, वाद योग्य है, ये बात भी याद रखना। मूल अधिकार क्या है, वाद योग्य है, ठीक है दोस्तों। और पढ़ते हैं 3 नंबर पढ़ते हैं मूल अधिकार न्यायोचित है। मूल अधिकार कैसे हैं, न्यायोचित है। मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार न्यायोचित है। मूल अधिकार क्या है, न्यायोचित है। अर्थात अगर मूल अधिकारों से संबंधित उल्लंघन होता है तो इन्हें चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, याद रखना। और देखो, और अपने पढ़ते हैं 4 नंबर पढ़ते हैं कि मूल अधिकारों से संबंधित, किससे संबंधित है, मूल अधिकारों से संबंधित संरक्षण कौन प्रदान करता है, तो मूल अधिकारों से संबंधित संरक्षण सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट है। कौन प्रदान करता है, सुप्रीम कोर्ट प्लस में हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों क्या करते हैं, मूल अधिकारों से संबंधित संरक्षण प्रदान करते हैं। 5 नंबर पढ़ते हैं, तो याद रखना मूल अधिकार, मूल अधिकार व्यक्ति व राज्य, मूल अधिकार व्यक्ति व राज्य, व्यक्ति प्लस राज्य दोनों के विरुद्ध क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, दोनों के विरुद्ध क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों बात आई समझ में। मूल अधिकारों की अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रकृति पढ़ रहे हैं। मूल अधिकारों की प्रकृति किस प्रकार है, तो 1 नंबर पॉइंट याद रखना मूल अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक भी है और मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक ही है, दोनों ही है, याद रखना। और अगली पॉइंट याद रखना मूल अधिकार वाद योग्य है, मूल अधिकार न्याय योग्य है, ठीक है। मूल अधिकार राज्य व व्यक्ति दोनों के विरुद्ध क्या करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। और एक बात और याद रखना कि ये जो मूल अधिकार है ना,
ठीक है, अपन लोग बात करें ये जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार क्या है, याद रखना मूल अधिकार है संघ सूची का विषय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना मूल अधिकार कैसा विषय है, मूल अधिकार संघ सूची का विषय है, मूल अधिकार कैसा विषय है, संघ सूची का विषय है। तो बात आई समझ में भाई, मूल अधिकारों की प्रकृति ये है, ठीक है, व्यक्ति प्लस राज्य दोनों के विरुद्ध क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार कब जोड़े गए। तो याद रखना भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ने के लिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या नाम आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है, एक समिति का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है, एक समिति का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। तो ये बात याद रखना कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसकी अध्यक्षता में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सिफारिश पर एक उप समिति भी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, एक उप समिति भी बनाई जाती है और इस उप समिति का गठन किया गया था जेपी कृपलानी के द्वारा। किसके द्वारा, जेपी कृपलानी के द्वारा इस उप समिति का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। और याद रखना पटेल साहब और कृपलानी जी की मदद से भारतीय संविधान में क्या जोड़े गए, मूल अधिकार जोड़े गए। क्या जोड़े गए, मूल अधिकार जोड़े गए थे। याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति और जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया और इन दोनों की समिति प्लस उप समिति के अध्यक्षता में भारतीय संविधान में क्या जोड़ दिए गए, मूल अधिकार जोड़ दिए गए। क्या जोड़ दिए गए, भारतीय संविधान में मूल अधिकार जोड़ दिए गए। ठीक है, याद रखना इधर तो है प्रकृति और उधर की साइड में है समिति। किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। और इधर बात करें किसकी अध्यक्षता में एक उप समिति बनाई जाती है, तो जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया जाता है और इन दोनों की सिफारिश पर भारतीय संविधान में क्या जोड़ेंगे, मूल अधिकार जोड़ेंगे। और एक बात और याद रखना, सवाल ये भी पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। किनको प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं। तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की मैं बात करूं तो वह मूल अधिकार कौन कौन से हैं, तो याद रखना 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29, 30 यह जो बचे मूल अधिकार हैं कौन कौन से, 5। 15, 16, 19, 29, 30 यह मूल अधिकार केवल भारतीय लोगों को प्राप्त है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। पूछा जाता है कि कौन कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय लोगों को प्राप्त है, तो 15, 16, 19, 29 और 30। और फिर आपसे पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो भारतीय प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त है। जो भारतीय प्लस में विदेशी, जो भारतीय प्लस में विदेशी दोनों को प्राप्त कौन कौन से मूल अधिकार है, तो इनके अलावा जो बच गए, इनके अलावा जो बचते हैं वही दोनों को प्राप्त है। कौन कौन से बचते हैं, जैसे बात करें 14 के बाद में बात करते हैं 18, 14 के बाद में बात करते हैं 18 के बाद में बात करते हैं 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24, फिर बात करें 25, फिर बात करें 26, फिर बात करें 27, फिर 28, फिर बात करें 32, फिर बात करें 32। तो ये जो मौलिक अधिकार मैंने यहाँ पर लिखे हैं, यह मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। और इधर वाले मैंने लिखे हैं 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय लोगों को प्राप्त है। किनको प्राप्त है, केवल भारतीय लोगों को प्राप्त है। तो जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है। फिर बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड पर, यानी अगली कड़ी की करते हैं बात। तो यहाँ तक अपन लोगों ने पढ़ लिया भी कौन कौन से मूल अधिकार किनको प्राप्त है और कौन कौन से मूल अधिकार है
किनको प्राप्त है। तो याद रखना दोस्तों। अब चलते हैं अपने आगे, यहां से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। याद रखना कि अपन लोग जो ये सीरीज चला रखी है प्रस्तावना से संबंधित यानी भारतीय संविधान से संबंधित, तो ये जो सारा का सारा पैटर्न होगा बेर एक्ट से संबंधित है। यानी जो बेर एक्ट है ना, मूल संविधान का जो ढांचा है उसी से संबंधित, उसी से रिलेटिव वही हूबहू करवा रहा हूं, ठीक है। याद रखना, क्योंकि आजकल एग्जाम का जो पैटर्न है बहुत ज्यादा बदल चुका है और वह ऑथेंटिक डेटा पूछता है। अपनी बात करें पॉलिटिकल में, पीछे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ, एसआई टेलीकॉम का एग्जाम हुआ, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए, तो उन सभी के एग्जामों में याद रखना बेर एक्ट से संबंधित हूबहू सवाल पूछे गए थे। तो उसी कड़ी में अपन लोगों ने शुरुआत की है और संपूर्ण जो बेर एक्ट का जो डाटा है उसी की क्या लेकर आ रहे हैं, क्लास लेकर आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी कड़ी में अपन लोग बढ़ते हैं और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है, क्योंकि संपूर्ण राजनीति पॉलिटिकल साइंस जिस किसी भी एग्जाम में आती है तो यहाँ से सब डाटा कवर हो जाएगा। और जो भी दोस्त साथ साथ में नोट्स बनाना चाहता है तो नोट्स बनाते ही रहना, ठीक है। तो पॉलिटी बाय प्रदीप सर नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल को भी ज्वाइन कर लेना और उस चैनल पर मैं पीडीएफ वगैरह डालता रहता हूँ, ठीक है, याद रखना। तो चलो चलते हैं अपने आगे, करते हैं शुरुआत। और इसी कड़ी में अनुच्छेद आता है पहला, और पहले अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद पहला है 12, अनुच्छेद 1 नंबर आता है और अनुच्छेद 12 में क्या बताएगी है, 12 में बताएगी है राज्य शब्द की परिभाषा। क्या बताएगी है, राज्य शब्द की परिभाषा। याद रखना, राज्य शब्द की क्या बताएगी है, परिभाषा बताएगी। अनुच्छेद 12 में क्या बताएगी है, राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। याद रखना, पूछा जा सकता है कि राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख और कहां पर है और कहां पर किया गया। तो याद रखना, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 152, इन 3 आर्टिकलों में भी किसका उल्लेख किया गया है, राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। तो 12 के अलावा 2 आर्टिकल और भी है, अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 152 में क्या किया गया है, राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख किया गया है, ठीक है, याद रखना। तो अपने बात करते हैं कि राज्य शब्द में शामिल क्या होता है, राज्य शब्द में शामिल क्या होता है। तो देखो, बात करें राज्य शब्द में किसको शामिल किया जाता है, तो याद रखना कि राज्य शब्द में उनको शामिल किया जाएगा, जैसे बात करें संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा, किसके द्वारा, संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा, किसके द्वारा, संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाकर, क्या बनाकर, संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाकर स्थापित की गई संस्थाएं, संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाकर स्थापित की गई संस्थाएं, ठीक है, संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाकर स्थापित की गई संस्थाएं, संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाकर स्थापित की गई संस्थाएं, या फिर अपनी बात करें कि केंद्र व राज्य सरकार के, केंद्र प्लस में राज्य सरकार के, केंद्र प्लस में राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से, केंद्र प्लस राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से स्थापित संस्थाएं, वित्तीय सहयोग से स्थापित संस्थाएं, वित्तीय सहयोग से स्थापित संस्थाएं। तो ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना केंद्र या राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाकर की गई हो, या फिर इन दोनों के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त जो संस्थाएं बनाई जाती है, उन्हीं संस्थाओं को राज्य शब्द में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है, राज्य शब्द में शामिल किया जाता है। जैसे अपने बात करें कि कौन कौन सी संस्थाएं हो सकती है, जैसे अपने बात करते हैं कि ओएनजीसी हो गया, ऑयल नेचुरल कॉर्पोरेशन, ठीक है, जैसे अपने बात करें ओएनजीसी हो गया, सेल हो गया, ठीक है, सेल हो गया। बात करें पंचायती राज हो गया, महानगर हो गया, बात करें छावनी बोर्ड हो गया, छावनी बोर्ड। फिर बात करें अपने छावनी बोर्ड के बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो ओएनजीसी हो गया, सेल हो गया, पंचायती राज संस्थाएं होगी, महानगर संस्थाएं होगी, छावनी बोर्ड संस्थाएं होगी। कौन सी बोर्ड संस्थाएं होगी, छावनी बोर्ड संस्थाएं होगी। इन सभी संस्थाओं की स्थापना
केंद्र या राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाकर की गई है। तो अगर इस प्रकार की कोई संस्थाएं, यानी या फिर अपने कह सकते हैं स्थानीय संस्थाएं, लोकल बॉडीज, क्या कह सकते हैं, स्थानीय संस्थाएं, क्या कह सकते हैं, स्थानीय संस्थाएं। तो इस प्रकार की अगर कोई संस्थाएं स्थापित होती है ना, तो उन संस्थाओं को किस में शामिल किया जाएगा, राज्य शब्द में शामिल किया जाएगा। तो याद रखना राज्य शब्द में किसको शामिल किया जाएगा, तो याद रखना राज्य शब्द में शामिल किया जाएगा संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाकर स्थापित की गई संस्थाएं, या फिर इन दोनों के सहयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त जो संस्थाएं स्थापित की जाती हैं, उन सभी संस्थाओं को किसमें काउंट किया जाता है, राज्य शब्द में काउंट किया जाता है। जैसे महानगर, ओएनजीसी, सेल हो गया, छावनी बोर्ड हो गई, ठीक है, या पंचायती राज यानी जो लोकल बॉडीज की बात करें, स्थानीय क्षेत्रीय जो संस्थाएं हैं, उन सभी संस्थाओं को किसमें शामिल किया जाता है, राज्य शब्द में शामिल किया जाता है। और एक बात और याद रखना, राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख कहां मिलता है, अनुच्छेद 12, कहां मिलता है, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 12 की बात करें तो भाग नंबर 3 में कहां आता है, भाग नंबर 3 में। अनुच्छेद 36 की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में। भाग नंबर 4 बोले तो नीति निर्देशक तत्व जो 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। कहां तक वर्णित है, 36 से लेकर 51 तक वर्णित है, ठीक है। और अनुच्छेद 152 की बात करते हैं, यह आता है भाग नंबर 6 में। कहां आता है, भाग नंबर 6 में। तो याद रखना राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख 3 जगह मिलता है, अनुच्छेद 12, 12 का 3 गुणा 12 के 36 और फिर इसके बाद में 152। तो एक आता है भाग नंबर 3, एक आता है भाग नंबर 4 और एक आता है भाग नंबर 6। तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। फिर अपन लोग चलते हैं आगे और आगे पढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 13, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं अपने अनुच्छेद नंबर 13, ठीक है। तो यहां तक समझ में तो आ रहा होगा आप सभी लोगों को, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर दिया करो भी हाँ सर हमें ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से समझ नहीं आ रहा। तो अपन लोग क्या करेंगे, कुछ और सुधार करेंगे। क्या करेंगे, कुछ और सुधार करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर अपना सहयोग देना और जरूर मेरे को बताया करो कि हाँ सर मेरे को ये समझ में आ रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। चलो भी चलते हैं अपने अनुच्छेद नंबर 13 में। किसकी शुरुआत करते हैं, अनुच्छेद नंबर 13। अनुच्छेद 12 तो पढ़ लिया, अब करते हैं अनुच्छेद 13। और अनुच्छेद 13 का भाग नंबर 1 है। अनुच्छेद 13 का भाग नंबर 1, इसमें क्या बताया गया, देखो इसमें बताया गया है कि राज्य में लागू, इसमें बताया गया है कि राज्य में लागू, राज्य में लागू, राज्य में लागू ऐसे विधि या कानून, राज्य में लागू ऐसे विधि या कानून, ऐसे विधि या कानून, राज्य में लागू ऐसे विधि या कानून जिनकी स्थापना, जिनकी स्थापना, राज्य में लागू ऐसे विधि या कानून जिनकी स्थापना, जिनकी स्थापना भारतीय संविधान के लागू होने से पहले हो चुकी थी, जिनकी स्थापना भारतीय संविधान के, जिनकी स्थापना भारतीय संविधान के लागू होने से, जिनकी स्थापना भारतीय संविधान के लागू होने से पहले हो चुकी थी, लागू होने से पहले हो चुकी थी, पहले हो चुकी थी। और वही कानून, वही विधि या कानून, वही विधि या कानून वर्तमान कानून में, वर्तमान संविधान के कानून में, कहां पर है, वर्तमान संविधान के कानून में, वर्तमान संविधान के कानून में अगर बाधा उत्पन्न करता है तो, वर्तमान संविधान के कानून में अगर बाधा उत्पन्न करता है तो, बाधा उत्पन्न करता है तो, बाधा उत्पन्न करता है तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, कौन सा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को, सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को क्या कर देगा, शून्य कर देगा, क्या कर देगा, उस कानून को शून्य कर देगा, ठीक है, याद रखना। और वर्तमान कानून को क्या कर देगा, प्रभावी बना देगा, वर्तमान कानून को क्या कर देगा, प्रभावी बना देगा, वर्तमान कानून को क्या कर देगा, प्रभावी बना देगा, वर्तमान कानून को क्या कर देगा, प्रभावी बना देगा। देखो भी अनुच्छेद 13 बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, ठीक है यार। इसमें बहुत सारी बातें बताई गई है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। 13 का भी कुछ पार्ट है, 1 है, 2, 3, 4 पार्ट है, ठीक है।
तो 13(1) क्या कहता है कि राज्य में लागू ऐसे कानून, ठीक है, राज्य में लागू ऐसे कानून जिनकी स्थापना आजादी से पहले हो चुकी थी, यानी राज्य में लागू ऐसे कानून जिनकी स्थापना आजादी के लागू होने से पहले हो चुकी थी, और वही कानून अगर वर्तमान संविधान के कानून में बाधा उत्पन्न करता है ना, मान लो आज के टाइम कोई कानून बनाए और पुराना जो कानून बना था वह वर्तमान कानून में अपनी अड़चने पैदा कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस पुराने कानून को क्या कर देगा, शून्य कर देगा, पुराने कानून को क्या कर देगा, शून्य कर देगा, और वर्तमान कानून को क्या कर देगा, प्रभावी कर देगा, वर्तमान कानून को क्या कर देगा, प्रभावी कर देगा। ठीक है, याद रखना जब इस प्रकार यह प्रक्रिया होती है ना, तो याद रखना पुराने कानून पर क्या लगा दिया गया, ग्रहण लगा दिया गया, पुराने कानून पर क्या लगा दिया गया है, ग्रहण। अपने से कह सकते हैं कि जो पुराना कानून था ना, पुराना कानून था, उस पुराने कानून पर क्या लगा दिया गया है, ग्रहण लगा दिया गया, मतलब उसको रोक दिया गया है। ठीक है, जब इस प्रकार की प्रक्रिया हो जाती है ना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आच्छादन की प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, आच्छादन की प्रक्रिया, आच्छादन का सिद्धांत। इस सिद्धांत को क्या बोला गया, आच्छादन का सिद्धांत बोला गया है। याद रखना क्या बोला गया, आच्छादन का सिद्धांत बोला गया। तो दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये अनुच्छेद 13(1) में क्या बात बताई गई है, ठीक है, अनुच्छेद 13(1) में क्या बात बताई गई है, ठीक है, याद रखना। और अपने बात करें कि ये जो आच्छादन का सिद्धांत है कौन से वाद के तहत लाया गया, तो वाद का नाम याद रखना, कौन से वाद के तहत लाया गया, तो वाद का नाम याद रखना भिकाजी। क्या नाम है, भिकाजी बनाम मध्य प्रदेशवाद, भिकाजी बनाम मध्य प्रदेशवाद। आजकल वाद बहुत ज्यादा पूछते हैं, याद रखना, तो भिकाजी बनाम मध्य प्रदेशवाद 1955 इस वाद के तहत यह सिद्धांत लाया गया। कौन सा सिद्धांत लाया गया, आच्छादन का सिद्धांत लाया गया। तो दोस्तों बात याद रखना, 13(1) क्या कहता है, 13(1) कहता है कि राज्य में लागू ऐसे विधि या कानून जिनकी स्थापना भारतीय संविधान के लागू होने से पहले हो चुकी थी, और वह कानून अगर वर्तमान संविधान में बाधा अड़चने पैदा करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। क्या कर देगा, शून्य कर देगा, वर्तमान कानून को प्रभावी कर देगा। और इसी प्रकार इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आच्छादन का सिद्धांत, यानी पुराने को रोक देगा और नए को उसके ऊपर तवज्जो दे देगा। और यह जो वाद है किस वाद के तहत लाया गया, आच्छादन वाला, तो भिकाजी बनाम मध्य प्रदेशवाद 1955, भिकाजी बनाम मध्य प्रदेशवाद 1955 के तहत क्या लाया गया, आच्छादन का सिद्धांत लाया गया। क्या लाया गया, आच्छादन का सिद्धांत लाया गया। तो दोस्तों समझ में आ गई बात है। तो इसी कड़ी में अपन लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे बात करते हैं 13(2) की। किसकी बात करते हैं, 13(2) की बात करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आता होगा। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय लिखना, ठीक है, किस प्रकार क्लास लगी, ठीक है, और दोस्तों के बीच में शेयर भी करना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 13(2). 13(2) में क्या बताया गया, 13(2) में बताया गया कि राज्य, 13(2) में बताया गया राज्य, राज्य का मतलब पूरे देश को कोऑर्डिनेट किया गया, ठीक है। तो इस 13(2) में बताया गया कि राज्य ऐसा कोई भी, राज्य ऐसा कोई भी, याद रखना, राज्य ऐसा कोई भी विधि या कानून, राज्य ऐसा कोई भी विधि या कानून नहीं बनाएगा, राज्य ऐसा कोई भी विधि या कानून नहीं बनाएगा जिसके तहत, जिसके तहत, जिसके तहत नागरिकों के, जिसके तहत नागरिकों के, जिसके तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो, जिसके तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो। एक नंबर बात क्या बताएगी 13(2) में, राज्य ऐसा कोई भी विधि या कानून नहीं बनाएगा जिसके तहत राज्य के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो, मौलिक अधिकारों का क्या होता हो, उल्लंघन होता हो, ठीक है, याद रखना। तो एक नंबर बात क्या बताएगी कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिसके तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्या हो, उल्लंघन हो। अगर राज्य बना देता है, अगर राज्य फिर भी कानून बना देता है, अगर राज्य फिर भी
कानून बना देता है, अगर राज्य फिर भी कानून क्या कर देता है, कानून बना देता है तो सुप्रीम कोर्ट, कौन सा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट उस कानून को समाप्त कर देगा, सुप्रीम कोर्ट उस कानून को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। बात आ गई समझ में, समाप्त कर देगा। तो दोस्तों बात आई समझ में। 13A क्या कहता है, 13(2) क्या कहता है, 13A कहता है कि ऐसे कानून जिनकी स्थापना देश की आजादी से पहले हो चुकी थी और पुराना कानून नए कानून में अड़चने पैदा कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस पुराने कानून को शून्य कर देगा। मतलब जो जो स्टेटमेंट, जो जो वाक्य नए कानून में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं ना, उन वाक्यों को क्या कर देगा, हटा देगा। मतलब पूरे के पूरे कानून को समाप्त शून्य नहीं करेगा, जो जो सेंटेंस वर्तमान कानून में जो जो शब्द बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उनको शून्य कर देगा, निष्क्रिय कर देगा एक बार के लिए, और उनके ऊपर नए कानून को तवज्जो दे देगा। ये तो 13(1) की बात है। 13(2) क्या कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिसके तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्या होता हो, उल्लंघन होता हो। अगर राज्य फिर भी बना देता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा, उन कानून को समाप्त ही कर देगा। क्या कर देगा, उन कानून को समाप्त ही कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, राज्य के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, राज्य के नागरिकों का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस प्रकार का कोई कानून बनता है और उसे सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर देता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पृथक्करण का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, पृथक्करण का सिद्धांत। इसे क्या बोलते हैं, पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है। पृथक्करण का मतलब है अलग अलग कर देना। क्या कर देना, अलग कर देना। यानी जो नया कानून है, जो कानून बनाया था राज्य ने, उस कानून को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, याद रखना। तो इसी कड़ी में याद रखना 13(2) में क्या बात बताई गई है और 13(1) में क्या बात बताई गई है, याद रखना। आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रही तो याद रखना, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय लिख दिया करो कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, अगर समझ में आ रही है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं आ रही तो हम और कुछ इसमें संशोधन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने आगे, चलते हैं 13(3). किसकी बात करते हैं, 13(3) की। और 13(3) में क्या बताया गया, 13(3) में बताया गया विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है, विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है, विधि शब्द को क्या किया गया, परिभाषित किया गया है। विधि शब्द में किस किस को शामिल किया जाएगा, तो उनके बारे में बताया गया है। विधि शब्द में किन किन को शामिल किया जाएगा। देखो बात करते हैं विधि शब्द में किन को शामिल किया जाएगा, तो आता है कि संसद या राज्य विधानमंडल, संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून, संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून। एक नंबर बात याद रखना। 2 नंबर याद रखना, राष्ट्रपति व राज्यपाल, राष्ट्रपति व राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, राष्ट्रपति व राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश। क्या है, राष्ट्रपति व राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश, सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश, नियम है, आदेश के बाद में नियम है, नियम के बाद में बात करें विनियम, विनियम की बात करें, विनियम, अधिसूचना, किसकी बात करें, अधिसूचना, और अधिसूचना के बाद में बात करें परिपत्र, किसकी बात करते हैं, परिपत्र की बात करते हैं। तो ये जो सारे शब्द मैंने लिखे हैं कि संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून, संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून, राष्ट्रपति व राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश। तो अध्यादेश याद रखना, राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 123 के तहत। किसके तहत है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति करता है, और अनुच्छेद 213, 123 का अपोजिट हो जाता है 213, और 213 के तहत जारी करता है राज्यपाल। कौन जारी करता है, राज्यपाल। तो राष्ट्रपति व राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचना,
परिपत्र, इन सभी शब्दों को किसमें शामिल किया जाता है? राज्य शब्द की सॉरी विधि शब्द की परिभाषा में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों बात आई समझ में, विधि शब्द में किसको काउंट किया जाता है और किनको काउंट नहीं किया जाता। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अपने चलते हैं आगे और आगे कुछ बातें और चर्चा करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अनुच्छेद 13 1 पढ़ा अपन लोगों ने, 13 2 पढ़ा, 13 3 पढ़ा। क्या पढ़ा? 13 1 पढ़ा, 13 2 पढ़ा, 13 3 पढ़ा। तो यहां तक बातें समझ में आई। अपन लोगों ने आज शुरुआत की है मौलिक अधिकारों की, जो भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में है, ठीक है। और उनके बारे में अपन लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। तो इसी कड़ी में अपन लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, जो पूरा का पूरा भारतीय संविधान का बेर एक्ट है, बेर एक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया साधारण सी भाषा में पढ़ेंगे, क्योंकि बेर एक्ट की जो लैंग्वेज है वह थोड़ी हार्ड लैंग्वेज है और उसको डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे, उसकी लैंग्वेज को एक शॉर्ट वे में लेकर चल रहे हैं, जिससे ताकि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा मिल सके। और आजकल पॉलिटी के जो सवाल है हूबहू बेर एक्ट से उठाए जाते हैं, तो उसी की जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज को मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो आप लोग अपना सपोर्ट प्यार यूं ही बना के रखना, चैनल को लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी जरूर करना, ठीक है। और जो भी आपके दोस्त पॉलिटी से तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें पॉलिटी आती है, तो यहाँ से मैटर आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा। क्या मिलेगा? बहुत ही बढ़िया और ठोस मैटर मिलेगा, ठीक है। तो मेरा एक चैनल है जो टेलीग्राम चैनल है, वह भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यार मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल है वही ज्वाइन कर लेना। कौन सा? याद रखना, पॉलिटी बाय प्रदीप सर, POLITY, पॉलिटी बाई प्रदीप सर, ठीक है। याद रखना, पॉलिटी बाई प्रदीप सर नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। उसी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जहां पर मैं क्या डालता रहता हूँ, PDF डालता रहता हूँ। बहुत सारी PDF डाल रखी है, करंट अफेयर के कुछ मुद्दे हैं, फैक्चुअल जो क्वेश्चन उठते हैं वह भी डाल रखे हैं। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, शुभ रात्रि। आज के लिए मिलते हैं कल फिर वापस इसी कड़ी के साथ। थैंक यू दोस्तों।